हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। पिछले सेशन में हमने जीव विज्ञान की विषय वस्तु की शुरुआत की, जिसमें हमने जीव विज्ञान के परिचय को समझा, जिसमें हमने जीव विज्ञान, उसकी शाखाएं तथा जनक तथा उन शाखाओं से जुड़ाव जो रखते हैं उनको हमने देखा। जीव विज्ञान के पिता के रूप में हमने अरस्तु को देखा। जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान और उनके जनक को देखा, तथा अन्य शाखाएं जैसे वर्ग की, आनुवंश की, जीवाश्म की, उन शाखाओं को देखा। तथा बाद के क्रम में हमने विटिकल्चर, एपीकल्चर, उंची और हॉर्टिकल्चर, इन टॉपिक को भी समझा। आज अगर हम देखें तो इस पूरे पृथ्वी पर इतने प्राणी हैं जिनकी संख्या का ज्ञान कर पाना अब तक असंभव सा रहा है, और हर जीव को एक रूप में रख पाना संभव नहीं है। कोई हवा में उड़ता है तो कोई जमीन पर रेंगता है, कोई जल में रहता है। तो अगर देखें कोई बहुकोशिकी है, बड़ा शरीर वाला है, तो कोई बहुत छोटे शरीर का है, ऐसा भी है जो नग्न आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। तो इस वजह से जीवों का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहला जो काम किया वो किया कैरोलस लीनियस ने। इसी कारण उन्हें टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। उन्होंने एक पद्धति दी, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति थी क्या? द्विनाम पद्धति यह थी कि किसी जीव का जब हम वर्णन कर रहे हो, जब किसी जीव का नामकरण कर रहे हो, नामकरण क्या होता है? तो आपका कोई नाम होता है कि नहीं होता है? जब आपका जन्म होता है तो आपके माँ बाप या जो भी आपके धर्म में प्रतिष्ठान होते हैं उस हिसाब से आपका नाम रखा जाता है। उसी हिसाब से बायोलॉजी में भी जीव का नाम रखा जाता है। उसमें सबसे पहला प्रयास कैरोलस लीनियस करते हैं और दो नाम किसी जीव को देते हैं। पहला उसके वंश के आधार पर और दूसरा उसकी जाति के आधार पर। जो बढ़ते हुए क्रम में एक तीसरा शब्द भी बाद में जुड़ता है जो बताता है कि किस वैज्ञानिक ने या किसी साइंस जर्नल ने उस जीव का नामकरण किया। तो हम समझते हैं सबसे पहले आज जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो किया गया, किसका? जीवों का किस आधार पर किया गया। सबसे पहले देखें तो सबसे पहला जो नाम आता है वह आता है कैरोलस लीनियस का। उनकी एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे, अगर ये पुस्तक देखें जिसमें वह वर्णन करते हैं द्विनाम पद्धति का। द्विनाम पद्धति जिसमें पहला जो अक्षर है वो वंश को दिखाता है और दूसरा जो शब्द है वो जाति को दिखाता है। तो जैसे हम अपने विषय में ही बात कर रहे हैं, आधुनिक मानव। आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, जीव वैज्ञानिक नाम, वह क्या है? होमो सेपियंस। अगर देखें होमो सेपियंस तो होमो क्या है? हमारा वंश है, और सेपियंस क्या है? हमारी जाति है। तो अगर देखें तो किसी भी जीव का जब भी हम वर्गीकरण करते हैं, नामकरण करते हैं, तो द्विनाम पद्धति के आधार पर सबसे पहले हम उसका वंश रखते हैं और फिर उसकी रखते हैं जाति। क्या रखते हैं? जाति। जैसे मेढक का क्या है? राना टिगरीना। राना उसका वंश है और टिगरीना उसकी जाति है, स्पीसीज है। इस बात को समझिए, ठीक है। द्विनाम पद्धति में जो तीसरा शब्द जोड़ा गया, जो अभी हम बता रहे थे कि तीसरा शब्द जो जुड़ा बाद में, वह उस बात को इंगित करता था कि उस जीव की खोज किसने की, उस जीव का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया, या फिर कोई साइंस जर्नल। आपने सुना होगा एक फेमस साइंस जर्नल है अमेरिका का, नेचर। उस नेचर में कई सारे जीवों के नाम वर्ष में छपते हैं कि एक नए जीव की खोज हुई है, उसका नाम ये है। तो जो भी साइंस जर्नल छपेगा या कोई वैज्ञानिक उसकी रिसर्च करता है तो उसका नाम तीसरे शब्द के रूप में जोड़ा जाता है। जैसे आप समझें, ये करेला है। करेला आपने खाया होगा सब्जी के रूप में, बड़ा कड़वा होता है मगर सेहत के लिए लाभदायक बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात आजकल मधुमेह जो बोलते हैं कि शुगर हो गया है, तो उसमें करेले का जूस बहुत उपयोगी रहता है। तो करेले का जो नामकरण अगर देखें तो करेले का जो नाम है मोमोर्डिका। सबसे पहले क्या है? मोमोर्डिका, उसका वंश। फिर कैरेंटिया, ये इसकी है जाति। और लिन पहला है वो जर्नल जिसने इसको छापा। तो आप समझें, वंश हुआ, जाति हुई और जिसने उसे प्रकाशित किया। तो तीन नामकरण होते हैं। इस आधार पर, द्विनाम पद्धति के आधार पर कुछ हम जीवों को देखेंगे तथा उनके वैज्ञानिक नामों को देखेंगे। सबसे पहले मेढक का भी बताया आपको, राना टिगरीना।
राना टिग्रीना, तो राना इसका वंश है, टिग्रीना इसकी जाति है। राना वंश, टिग्रीना इसकी जाति। अगला कुत्ता, कुत्ता का क्या होता है? तो कैनिस फैमिलरीज, कैनिस फैमिलरीज कुत्ते का। आम, मैग्नी, मैग्नीफेरा इंडिका, क्योंकि भारत में आम की खोज हुई थी, इस वजह से इंडिया से ये जुड़ता है। और आम अगर देखें फलों का राजा कहा जाता है, द किंग ऑफ फ्रूट्स। तो जब बात आम की जा रही है तो इसका नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इसका वंश है और इंडिका इसकी जाति है। गाय, गाय का होता है बॉस इंडिकस। क्या होता है? बॉस इंडिकस। गेहूं, गेहूं का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। धान, ओरिजा सटाइवा, धान का क्या होता है? ओरिजा सटाइवा। और भी बहुत सारे हैं मगर ये मुख्य हैं और उनको समझाने के लिए, क्योंकि यह समझाने के लिए लिखा गया है तो इनको समझने के लिए मैंने केवल यही नाम लिए। तो मेढक का राना टिग्रीना, कुत्ते का कैनिस फैमिलरीज, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, गाय का बॉस इंडिकस, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम और धान का ओरिजा सटाइवा। ठीक है, यह रहे द्विनाम पद्धति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण और किस आधार पर उनके नाम रखे गए। तो द्विनाम पद्धति हमने समझी। सबसे पहले दी किसने? तो आप बताएंगे कैरोलस लीनियस ने। किस पुस्तक से आती है? तो यह पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक से आती है। इसमें जो द्विनाम पद्धति होती है उसमें दो शब्द होते हैं, पहला वंश को दिखाता है, जेनेरिक जिसे बोलते हैं, तथा दूसरा जाति यानी स्पीसीज को दिखाता है। और हमने होमोसेपियंस के विषय में भी देखा। अगर तीसरा शब्द कहीं जुड़ रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है या तो उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने उसे खोजा, या वह साइंस जर्नल, वह साइंस का अखबार, जर्नल को अखबार या पत्र का समझिए, तो वो अखबार या पत्र का जिसने उस जीव के नाम को सबसे पहले प्रकाशित किया, तो यह वर्णन हुआ। मगर इतने सारे जीव, कोई बहुकोशिकीय है, कोई एक कोशिकीय है, कोई स्वकोशीय, कोई बहुकोशीय, किसी में यूकैरियोटिक कोशिका, किसी में प्रोकैरियोटिक कोशिका, उस आधार पर वर्गीकरण करें। तो सबसे पहली बात, स्वकोषीय विषमपोषी क्या होते हैं? तो स्वकोषी वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे आप समझें पेड़ पौधे, पेड़ पौधे स्वकोषी हैं, ऑटोट्रॉफ, समझ में आया? वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाते हैं। विषमपोषी कौन है? जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, खासकर पेड़ पौधों से, तो वो विषमपोषी हैं। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय कौन है? तो जो जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय, जो कई कोशिकाओं से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। दूसरा प्रोकैरियोटिक जीव या यूकैरियोटिक जीव। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी कोशिका का हिस्सा है, कोशिका का एक प्रकार है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या है? तो प्रोकैरियोटिक क्या होती है? वैसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं मिलता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कौन सी कोशिकाएं? जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी है? जिनमें केंद्रक पाया जाता है। यह बात याद रखिए। दूसरा, एक और वर्गीकरण कर सकते हैं कि जो जीव में कोशिका मिलती है उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो पेड़ पौधों में कोशिका मिलती है उसमें कोशिका झिल्ली के स्थान पर कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। आया समझ में? अच्छा, टैक्सोनॉमिक पदाक्रम अगर हम समझें, इसके बाद एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट आते हैं, विटेकर। कौन आते हैं? विटेकर। उन्होंने पूरे सभी जीवों को 5 किंगडम, 5 जगत में वर्गीकृत किया। कितने किंगडम में? 5 किंगडम में। 5 किंगडम कौन सी थी? तो मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड द प्लांटी। 5 किंगडम थी। उनको अगर हम क्रम में देखें, क्योंकि ये क्रम कभी कभी पूछा जाता है कि किस क्रम में जीवों को रखा जाता है, इनका क्या होता है, मैचिंग वगैरह होती है, या फिर एक हायरार्की में रखना होता है, पदानुक्रम। पदानुक्रम क्या होता है? हायरार्की। तो उसमें रखा जाता है। सबसे पहले देखें तो सबसे पहले किंगडम, सबसे बड़ा कंसेप्ट, किसी किंगडम में आ रहे हैं यानी जगत। उसके बाद डिवीजन या फाइलम जैसे बोलते हैं, तो इस डिवीजन में आप आ रहे हैं। फिर उसके बाद वर्ग, क्लास क्या है आपकी। फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर उसके बाद कुटुंब, कुटुंब यानी कि फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मैमेला है ना, स्तनपायी जैसे बोलते हैं। उसके बाद जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। सबसे ऊपर क्या है? किंगडम। और इस किंगडम यानी कि जगत वर्गीकरण को, जीवधारियों के, जीव जगत के वर्गीकरण को जो समझाया वो वैज्ञानिक विटेकर ने समझाया। वैज्ञानिक विटेकर ने द्विनाम पद्धति के स्थान पर जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण किया। कितने जगत में? 5 जगत में। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्राणी जगत और प्लांटी, पेड़ पौधे। सबको समझते हैं। सबसे पहले मोनेरा,
मोनेरा को अगर हम समझें तो ये सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक, ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की जब भी बात होगी तो हमारे दिमाग में आएगा कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक होता ही नहीं है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मगर इसमें आपको क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी, सेल वॉल मिलती है। तो आप समझे मोनेरा कौन से होते हैं, मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, इनमें कोशिका भित्ति कठोर होती है। दूसरा अगर एग्जांपल समझे तो जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसी श्रेणी में आते हैं। जो भी रोग आपको होते हैं, बीमारियां होती है बैक्टीरिया से, वो मोनेरा का ही कारण एक होता है। तो मोनेरा कौन से होते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव मोनेरा कहलाते हैं, जिनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता किंतु कोशिका भित्ति कठोर होती है, जैसे जीवाणु। आया समझ में, प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता, सेल वॉल मिलती है, ऐसे जीव को क्या कहेंगे, मोनेरा जीव। जीवाणु इसी श्रेणी में आता है। अगला समझेंगे प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा अगर हम देखें तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जिनमें एक कोशिका होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वो जीव होते हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और एक और बात, ये वो जीव हैं जहां से क्या कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अलग अलग धर्मों में अलग अलग बताई गई है। किसी में आदम है तो किसी में एडम है, किसी में मनु है, किसी में कुछ अन्य है। किंतु बायोलॉजी जिसे मानता है, विज्ञान जिसे मानता है, वह मानता है कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीव आया, जो बढ़ते हुए क्रम में बहुकोशिकीय हुआ। एक कोशिकीय के रूप में सबसे पहले अमीबा आया। कौन आया, अमीबा। और अमीबा जो था वो प्रोटेस्टा था। तो प्रोटेस्टा कौन होते हैं, सामान्यतः एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटेस्टा कहलाते हैं। सामान्यतः एक कोशिकीय, एक कोशिकीय का मतलब एक कोशिका जिनमें होती है। दूसरा यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव यानी कि जिनमें केंद्रक भी मिलता है, ऐसी कोशिकाएं। तो सामान्यतः एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटेस्टा कहलाते हैं, जैसे अमीबा, युगलिना आदि। अमीबा और युगलिना इस श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में, प्रोटेस्टा की श्रेणी में। और अगर देखें तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का श्रेय इस प्रोटेस्टा ही को जाता है, क्योंकि यहीं से माना जाता है कि अमीबा जो एक कोशिकीय जीव आया, आगे बढ़ते हुए क्रम में बहुकोशिकीय हुआ और संसार में अलग अलग रूप में जीव के रूप में दिखाई देने लगा। अगला कवक, फंजाई या फंगी जिसे बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर बहुत दिन तक रोटी, ब्रेड को रखा जाए तो उस पर फफूंद लग जाता है, फंगस लग जाता है, हरे कलर का और काले कलर का भी होता है। तो ये जो फंगी लगता है इसे हम क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। ठीक है, तो कवक क्या है, ये यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव होते हैं। विषमपोषी समझ में आया, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्या नहीं होता, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल अपने आप में एक कारण है किसी जीव के, अब जीव बोल रहा हूं तो उसमें पेड़ पौधे शामिल हैं, जीव के हरा रंग होने का। आपको पता है पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल एक्चुअली में एक लवक है। क्या है, लवक, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कोशिकाओं के हिस्से में। लवक है, लवक यानी कि प्लास्टिड है। और प्लास्टिड जब हम पढ़ते हैं तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हरित लवक जिसमें आते हैं। तो जो हरा रंग होता है हरित लवक का, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो कवक जो होते हैं वो ये यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, यानी कि हरे रंग का अभाव होता है। क्लोरोफिल किसके कारण है, हरे रंग का कारण है। जैसे यीस्ट व मशरूम, आपने देखा होगा मशरूम जो होता है, बरसात में दो तरह के मशरूम होते हैं। अगर देखें तो एक मशरूम जिसकी खेती की जाती है जो खाने के लिए प्रयोग होता है, एक जहरीला मशरूम होता है जो बरसात में अक्सर गंदगी में क्या हो जाता है, उत्पादित हो जाता है। तो दो तरह के मशरूम होते हैं। यीस्ट भी कवक में आता है। अब देखते हैं प्लांटी। जब हम प्लांटी यानी कि पेड़ पौधों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बड़े से पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे। और अगर देखें तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं, एक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम देखें पूरी खाद्य श्रृंखला को, फूड चेन में, तो उत्पादक कौन है, तो आप बताएंगे पेड़ पौधे उत्पादक हैं, प्लांटिंग उत्पादक हैं। तो ये कौन होते हैं, यह बहुकोशिकीय रंगीन। कैसे होते हैं, रंगीन।
हरे भी होते हैं तथा इनके फल अगर देखें तो अलग अलग भी होते हैं। अगर देखें आप, मिर्च का रंग हरा भी होता है तो लाल भी होता है। शुरुआत में जब फसल आती है गेहूं की तो वो हरी होती है, बाद में कैसी हो जाती है तो आप बताएंगे मटीले कलर की हो जाती है। यानी कि शुरुआत में वो क्लोरोफिल में था, क्लोरोफिल के कारण हरा था, और बाद में ल्यूकोप्लास्ट के कारण अवर्डी लवक में बदल गया। किस लवक में? अवर्डी लवक। अवर्डी लवक में अगर हम देखें तो वह मटीले कलर का हो जाता है, जिस रंग में वह रहता है उस रंग का हो जाता है। तो प्लांटी क्या है? यह बहुकोशिकीय रंगीन स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं। प्रकाश संश्लेषी क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। जीव में ही शामिल है, पेड़ पौधे जीव में ही शामिल है। याद रखिए, जीव का जब मतलब बोलते हैं तो सारे कंसेप्ट शामिल हो जाता है उसमें। तो यह बहुकोशिकीय रंगीन स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं। जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, यह तो इनके टाइप हो गए। आप जो भी पेड़ पौधे देखते हैं सब प्लांटी हैं। कैसे? आम के पेड़, नीम के पेड़, गेहूं के पेड़, धान के पेड़, जो भी आप पेड़ देखते हैं सब प्लांटी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्लांटी। पेड़, पेड़ जगत जैसे बोलते हैं, पेड़ पौधे का जगत। अगला प्राणी जगत। प्राणी जगत एनिमेलिया जैसे बोलते हैं। एनिमेलिया क्या है? यह विषम पोषी होते हैं। अब एनिमेलिया में तो हम भी शामिल हैं। एनिमेलिया में गधा भी शामिल है, घोड़ा भी शामिल है, बिल्ली भी शामिल है। तो अगर हम समझें, यह विषम पोषी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। यह विषम पोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो यह विषम पोषी होते हैं, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। तो यूकैरियोटिक भी होते हैं। अगर हम समझें, यह यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक यानी जिसमें केंद्रक पाया जाता है। बहुकोशिकीय मतलब एक से ज्यादा कोशिका मिलती है। और विषम कोशी यानी कि स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते। अगर हम देखें तो हम अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? सामान्यतः अगर हम देखें तो हम अपना भोजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अगर हम बकरी को देखें तो वो भी कहां से प्राप्त कर रही है? तो वह भी पेड़ पौधों से प्राप्त कर रही है। मगर हम जब शेर के पास समझते हैं, जो कि एक मांसाहारी जीव है, तो वह अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा? शाकाहारियों से। वह बकरी को मार देगा। मगर मुख्य उत्पादक कौन है? वह है पेड़ पौधे। तो अगर प्राणी जगत की बात करें जिसमें हम भी शामिल हैं, यह विषम पोषी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे केंचुआ है, मनुष्य है, बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, ये सब कौन है? तो यह सब प्राणी जगत का हिस्सा है, एनिमेलिया का हिस्सा है। उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने देखा कि जीवधारियों का वर्गीकरण द्विनाम पद्धति के आधार पर कैरोलस लिनियस करते हैं, जिन्हें वर्गीकरण का जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उनके आधार पर देखें तो सबसे पहले किसी जीव का अगर नामकरण कर रहे हैं तो पहले आएगा उसके वंश का नाम और फिर दूसरा उसका जाति का नाम। उसमें हमने मेढक, कुत्ता, आम, गाय, गेहूं, धान को देखा। जबकि दूसरा वर्गीकरण हमने देखा 5 जगत वर्गीकरण, जो दिया विटेकर ने। जिसने दिया? विटेकर ने। और उन्होंने 5 जगत में जीवों का वर्गीकरण किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांटी। उम्मीद है यह सेशन आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।